आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इमेजिन करो कि तुम एक कंपनी के अंदर काम करते हो। अब ये कंपनी सॉफ्टवेयर्स बनाती है। अब तुम्हारे कंपनी के अंदर एक प्रिंसिपल आता है एज अ क्लाइंट। अब ये जो प्रिंसिपल है वो अपने कॉलेज के अंदर कुछ सब्जेक्ट्स भी पढ़ाता है और इसीलिए ये प्रिंसिपल तुम्हें ये बोलता है कि मुझे ना स्टूडेंट्स अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है और ये जो सॉफ्टवेयर मुझे बनाना है ये सॉफ्टवेयर ऐसा होना चाहिए कि इस सॉफ्टवेयर की मदद से जो हमारे टीचर्स हैं वो स्टूडेंट्स का अटेंडेंस ले सके और महीने के आखिरी में जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका अटेंडेंस 75% से कम है, जिनको हम जनरली डिफ़ॉल्टर्स भी कहते हैं, उनका नाम ऑटोमेटिकली पॉपअप होना चाहिए। मुझे आप ऐसा सॉफ्टवेयर बना के दो, ऐसा वो तुम्हें कहता है। अब ये सुनने के बाद तुम डायरेक्टली कोडिंग को नहीं बैठने वाले। ये सुनने के बाद तुम उस सॉफ्टवेयर के लिए डायरेक्टली प्रोग्राम्स नहीं लिखोगे। प्रोग्रामिंग या कोडिंग करने से पहले या इससे पहले तुम्हें एक प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप, जिसमें से एक स्टेप होगी प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग। और ये प्रोसेस क्यों होती है? ये प्रोसेस इसीलिए होती है ताकि तुम या तुम्हारी कंपनी एक सॉफ्टवेयर को फ्रॉम स्क्रैच टू एंड बना सके। अब तुम्हें ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं उसको हम मॉडल भी कहते हैं। और ऐसी बस एक प्रोसेस नहीं होती, बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। और जब तुम या तुम्हारी कंपनी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए बैठती है, तुम्हें चूज करना पड़ता है कि तुम्हें कौन सा मॉडल या कौन सा प्रोसेस फॉलो करना है। बट एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि हर एक प्रोसेस के अंदर या हर एक मॉडल के अंदर ये सबसे ज़्यादा कॉमन फेजेस है या ये सबसे ज़्यादा कॉमन स्टेप्स है। और आज हम इन्हीं स्टेप्स का या इन्हीं फेजेस का बहुत ही ज़्यादा गहराई में जाकर अभ्यास करने वाले हैं। अब सबसे पहला फेज़ है रिक्वायरमेंट गैदरिंग। इस फेज़ के अंदर तुम अपने क्लाइंट के साथ इंटरैक्ट करते हो और जो भी सॉफ्टवेयर तुम्हारे क्लाइंट को तुमसे बनाना है या तुम्हारे ग्रुप से या कंपनी से बनाना है, उस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड उसके क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो सारे के सारे रिक्वायरमेंट्स गैदर करते हो। रिक्वायरमेंट्स जैसे कि फॉर एग्जांपल उस सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या एक्सपेक्टेड इनपुट्स और क्या क्या एक्सपेक्टेड आउटपुट्स हो सकते हैं, या वो सॉफ्टवेयर तुम्हें कब तक बन के रेडी चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। ऐसे रिक्वायरमेंट्स तुम अपने क्लाइंट से गैदर करते हो और इन सारे के सारे रिक्वायरमेंट्स को गैदर करने के बाद बनता है एक रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। अब अगला फेज़ है डिज़ाइन फेज़। इस फेज़ के अंदर तुम सॉफ्टवेयर को कंसिडर करके अलग अलग डायग्राम्स बनाते हो। और आगे बढ़ने से पहले तुम्हें ये भी चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ये जो डायग्राम्स तुम बनाते हो वो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट को कंसिडर करके बनाते हो। अब सवाल यह है कि ये डायग्राम जो तुम बनाते हो वो क्यों बनाते हो? इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे तुम्हारा फ़ायदा ये होता है कि इससे तुम्हें अपने सॉफ्टवेयर के बारे में काफ़ी चीज़ें पता चलती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम्हें ये पता चलता है कि तुम्हारा सॉफ्टवेयर किन किन प्रकार के यूज़र्स यूज़ करने वाले हैं या किन प्रकार के यूज़र्स यूज़ कर सकते हैं। तुम्हें ये पता चलता है कि तुम्हारे सॉफ्टवेयर के अंदर अलग अलग एंटिटीज़ का एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप क्या है। तुम्हें ये पता चलता है कि तुम्हारे सॉफ्टवेयर के अंदर चीज़ों का फ्लो क्या है या तुम्हारे सॉफ्टवेयर का खुद का फ्लो कैसे है। बेसिकली इन सारे के सारे डायग्राम्स को बनाने के बाद तुम्हें अपने सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत ज़्यादा क्लियरिटी मिलती है। अब ये जो डायग्राम्स तुम बनाते हो वो कौन सा डायग्राम्स होता है, उनके एटलीस्ट नाम क्या है? देखो, वैसे तो बहुत सारे डायग्राम्स होते हैं बट एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है और उस डायग्राम का नाम है DFD डायग्राम। DFD का मतलब होता है डेटा फ्लो डायग्राम। इस डायग्राम के ऊपर हम स्पेशली एक वीडियो बनाने वाले हैं और बाकी के जितने भी डायग्राम्स हैं उन डायग्राम्स के ऊपर भी एक एक वीडियो बनने वाला है। बट अभी आपको ये समझने की ज़रूरत है। एंड नाउ द नेक्स्ट फेज इज इम्प्लीमेंटेशन फेज। स्टार्टिंग में मैं तुम लोग को बोल रहा था कि तुम्हें डायरेक्टली प्रोग्राम नहीं करना है, एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है स्टेप बाय स्टेप, जिसमें से एक स्टेप के अंदर तुम्हें प्रोग्रामिंग करना पड़ता है। तो वो जो स्टेप है वो है इम्प्लीमेंटेशन फेज। ठीक है, अब इम्प्लीमेंटेशन फेज के अंदर तुम प्रोग्राम लिखते हो और अब प्रोग्राम भी ऐसे नहीं लिख लेते, एक प्रॉपर तरीका होता है। और वो तरीका कौन सा है? और वो तरीका ये है कि ये जो एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है, ये जो एक प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को अलग अलग मॉड्यूल्स में डिवाइड किया जाता है और ये जो अलग अलग मॉड्यूल्स है वो टीम मेंबर्स को असाइन किए जाते हैं और फिर जो कोर प्रोग्रामिंग पार्ट है वो शुरू होता है। और ये जो इम्प्लीमेंटेशन फेज़ है वो इन सारे के सारे फेजेस में से सबसे ज़्यादा लंबा चलने वाला फेज़ है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और तुम्हें यहाँ पे और एक चीज़ समझने की ज़रूरत है विच इज़ इस फेज़ का आउटपुट एक प्रॉपर डेवलप्ड प्रोग्राम होता है या एक प्रॉपर डेवलप्ड कोड होता है। अब अगला फेज़ है टेस्टिंग फेज़। टेस्टिंग फेज़ के अंदर जो इम्प्लीमेंटेशन फेज़ का आउटपुट था विच वॉज दैट डेवलप्ड कोड,
उस कोड को टेस्ट किया जाता है। यहाँ पे ये देखा जाता है कि क्लाइंट के जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या वो रिक्वायरमेंट्स ये कोड फुलफिल कर रहा है। और एक कोड को टेस्ट करने के अलग अलग स्ट्रैटेजीज भी होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यूनिट टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग वगैरह वगैरह वगैरह। और इस फेज़ के अंदर ये भी देखा जाता है कि जो एक्सपेक्टेड इनपुट्स है, उन एक्सपेक्टेड इनपुट्स के एक्सपेक्टेड आउटपुट्स मिल रहे हैं या नहीं। और फिर इस फेज़ का आउटपुट एक करेक्टेड और मॉडिफाइड सॉफ्टवेयर कोड होता है। अब अगला फेज़ है डिप्लॉयमेंट फेज़। इस फेज़ के अंदर जो सॉफ्टवेयर है जो अभी बन के रेडी हो चुका है, उस सॉफ्टवेयर को क्लाइंट को डिप्लॉय किया जाता है, मतलब बेसिकली दे दिया जाता है। अब क्लाइंट को जब ये सॉफ्टवेयर मिलेगा तब वो उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करेगा, और यूज़ करने के बाद अगर उस सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ चेंजेस करने हैं या कुछ मॉडिफिकेशंस करने हैं, तो वैसे वो क्लाइंट, जो टीम है जिसने वो सॉफ्टवेयर बनाया है, उस टीम को या इस कंपनी को फीडबैक देगा। ठीक है। और अब जो आखिरी फेज़ है वो है मेंटेनेंस फेज़। मेंटेनेंस फेज़ के अंदर क्या होता है, अब जैसे कि मैंने तुम लोग को बोला था कि डिप्लॉय होने के बाद वो क्लाइंट उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करना चालू कर देगा, तो अब ऐसा हो सकता है कि सॉफ्टवेयर यूज़ करते करते वो क्लाइंट सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है। तो इस केस में मेंटेनेंस फेज़ के अंदर उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। अगर उस सॉफ्टवेयर को कोई अपडेट की ज़रूरत है या अगर यूज़र को ही उस सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करना है, तो ये सारी की सारी चीज़ें मेंटेनेंस फेज़ के अंदर होती है। और अगर यूज़र को उस सॉफ्टवेयर के अंदर और नए कुछ फीचर्स ऐड करने हैं, तो ये भी चीज़ मेंटेनेंस फेज़ के अंदर होती है। अब अगर आपको एग्ज़ाम में पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर करने हैं, तो ऐसा करने के लिए जो नोट्स मैंने आपके लिए इस सब्जेक्ट के बनाए हैं, वो नोट्स बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। नोट्स के सारे डिटेल्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे के रखे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। और ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में आपको इस सब्जेक्ट के सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।